वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आप सबका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो गया होगा। तो अब है बारी मैथ्स एग्ज़ाम की। तो मैथ्स एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, डे बाय डे आपको कैसे अपना टाइम टेबल मेंटेन करना है और कैसे आपको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आपको कहाँ से इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस बनने वाले हैं, कहाँ कहाँ से आपको ये प्रिपरेशन करनी है, साथ में एनसीईआरटी बुक के साथ आपको क्या यूज़ करना है, तो पूरा आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। सो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। सो 4 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के, 8 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, 11 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के एंड 6 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क्स के। सो जो आखिर के 2 सेक्शन हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो 44 मार्क्स के आपके 4 मार्क्स के हैं एंड 36 मार्क्स आपके बनने वाले हैं 6 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ। सो दैट आर 2 सेक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो ये दोनों पर आपको मेनली ध्यान देना होगा। तो अब हम आपको एक्सप्लेन होगा कि आपको डे बाय डे कैसे चैप्टर्स को डिवाइड करना है ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए एंड आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाए। तो सबसे पहले डे पर आते हैं, दैट इज़ द 13 मार्च को आपको करना है वेक्टर प्लस 3D प्लस ITF प्लस LPP। ITF मीन्स के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो ITF एंड LPP दोनों ही छोटे चैप्टर्स हैं। आप चाहें तो आज भी इनको सोल्व कर सकते हैं, मतलब कि 12 मार्च को शाम को भी इनको सोल्व कर सकते हैं। इनमें से एक चैप्टर या फिर दोनों भी हो सकते हैं, बिकॉज LPP इज़ वेरी वेरी सिंपल। आप 2-3 सम भी अगर सोल्व कर लेते हैं तो वो अच्छे से हो जाएगी। एक बार अपने रूल्स को रीड कर लें, देन इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। एंड जो वेक्टर्स एंड 3D है उन पर आपको बेसिकली जोर देना है, क्योंकि वेक्टर एंड 3D इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों चैप्टर 17 मार्क्स की वेटेज रखते हैं पेपर में। तो जो वेक्टर्स तो इजी हैं, उनमें तो बेसिक कंसेप्ट्स ही होते हैं सभी, बट आपको 3D को पूरा ध्यान से करना होगा। तो इसको आपको एक दिन देना है। ये दिन आपका ज़्यादा हैवी नहीं है क्योंकि एक 3D चैप्टर है जो मेन हैवी है। तो आगे चलते हैं 14 मार्च को। 14 मार्च को आपको इसमें करनी है, 14 मार्च को आपके पास है प्रोबेबिलिटी रिलेशन फंक्शन एंड साथ में आपको करनी है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो रिलेशन फंक्शन है उसमें से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज़ 4 और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब आपके 6 नंबर तो इसमें से पक्के हैं। तो रिलेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा फील होता है कि ये बहुत ही मुश्किल है, बट आई थिंक कि ये सबसे इजी काम होता है। एक जैसे सम आते हैं हर साल, तो आप अगर उन्हीं सम्स को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका वेरी वेरी इजीली वो सम सोल्व हो जाता है। सिंपल है, आपको 1-2 बार सिर्फ उसको ध्यान से रीड करना है तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कंसेप्ट की। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपको सभी 6 मार्क्स के 4 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आप वहाँ से सोल्व करें एंड देन इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। तो इसके बाद है इसमें जो है प्रोबेबिलिटी है, इसमें से 10 नंबर का पेपर सीधा ही मिल जाता है। बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम में से आपको 6 मार्क्स का मिल जाता है ऑलवेज ये क्वेश्चन। तो बाकी वहाँ पर इंडिपेंडेंट एंड जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उन पर आपको इसके साथ जो 4 मार्क्स में आता है पेपर वो मिल सकता है, या फिर जो पिछले साल था कि 2 4 नंबर के एंड 1 2 नंबर का क्वेश्चन मिल गया था, उसमें भी आपको बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन मिला था। तो टॉपिक वही है और मार्किंग स्कीम थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है, बट उतने मार्क्स का ही पेपर आपको मिलेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि अब उसमें आपके पास बेसिकली क्या होता है कि डिफरेंट रूल्स हैं। 3 रूल्स हैं जिसके साथ कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व आउट करना है। वो आपको अगर एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान करनी आ जाती है तो आप इजीली उनको सोल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले आपको इंटीग्रल के फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेना है, तो बाद में उनमें यूज़ करें और सिंपली हो जाएगा। तो दूसरे दिन में आपका जो मेजर पोर्शन है वो है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी एक मुश्किल थोड़ा सा चैप्टर हो सकता है। तो उसके बाद आपको रिलेशन फंक्शन है, दैट इज़ सिंपल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में से आपको 8 या 9 नंबर का पेपर मिल सकता है, 2 4 मार्क्स के, या फिर कई बार क्या होता है कि 6 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें से बनाया जा सकता है। तो इसके बाद है हमारे पास 15 मार्च है। तो 15 मार्च को हम इसमें करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इजी चैप्टर्स। तो कोई भी स्टूडेंट है आई थिंक के सभी को मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट तो ज़रूर आते होंगे ही। तो मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ
ए का इन्वर्स सोल्व करना, और डिटर्मिनेंट में इक्वेशंस को सोल्व करना। इक्वेशंस को सोल्व करने में भी ए इन्वर्स ही हम सोल्व करते हैं, या फिर इसमें होती हैं प्रॉब्लम्स है प्रॉपर्टीज़ वाली। तो प्रॉपर्टीज़ वाले थोड़े से सम डिफ़िकल्ट हैं, बाकी सभी कुछ सिंपल है इसमें। इसके बाद आपको एक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी करना है। ये दोनों ही पार्ट आपको अपनी यह फुल स्पीड पर इनको कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके बाद आपका मेजर पोर्शन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इसमें से आपको 6 नंबर का एंड 4 नंबर का दोनों ही क्वेश्चंस मिलते हैं, हमेशा आते हैं पेपर में। तो ये सबसे स्कोरिंग इसमें से चैप्टर है। और डिफरेंशियबिलिटी इज़ सिंपल, उसमें अगर आप एक बार एनसीईआरटी एक्सरसाइज को रीड करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका ईजिली हो जाएगा। इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इतने शॉर्ट टाइम में पूरे मैथ को कवर करना है। तो इसके बाद है हमारे पास, तो इसके बाद है इसमें 16 मार्च को इंटेग्रल्स। तो इंटेग्रल्स आर डिफ़िकल्ट चैप्टर फ्रॉम दिस एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल इज सिंपल। ये तो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल सभी सम ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ग्राफ्स को अच्छे से बनाकर उनके पॉइंट्स को अच्छे से सोल्व करना आपको सीख लेना है, और कैसे बाद में आपको एरिया को सोल्व करना है। सो इतना इसमें काम होता है। तो इंटेग्रल्स है मेनली, इंटेग्रल्स की प्रॉब्लम्स को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ तक आपका 16 मार्च तक ये सभी चैप्टर्स हो जाएंगे। अब आगे बात आती है कि साथ में एक्स्ट्रा हमें क्या करना है। साथ में आपको करने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करने के दो ऑप्शन हैं आपके पास। एक तो ऑप्शन है कि अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें कि है 10 ईयर के सभी क्वेश्चन सोल्व किए होते हैं, सभी के पास जनरली होती है बुक, तो आप उसको यूज़ करें। तो मैं आपको सजेशन यही करूंगा कि पिछले 4 या 5 साल के सिर्फ सोल्व कर लेंगे तो उसमें से ही बन जाएगा क्वेश्चन। अगर आपने पहले से सोल्व किए हैं, अगर आपने पहले से उस पूरी बुक को सोल्व आउट कर कर रखा है, तो उसे डेफिनेटली आप सारा भी सोल्व कर सकते हैं। मतलब कि जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व आउट कर कर देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई भी बुक भी इसकी नहीं है, देन आप पिछले 4 पेपर आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ओपन करें। आप वो पिछले 4 पेपर्स को सोल्व आउट करें। उनके आंसर्स भी साथ में दिए हैं, बट पहले आपको खुद सोल्व करना है, फिर आंसर को देखना है। तो एक तो है कि आपका उसके साथ कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाएगा, और दूसरा है कि अगर कोई अलग सी प्रॉब्लम आती होगी एग्ज़ाम में, वो आपकी उसमें से कवर हो जाएगी। तो ऐसे आपका पूरा का पूरा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का प्रेपरेशन हो जाएगा। तो इस सभी में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, क्या क्या जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, कैसे एनसीईआरटी को आपको अच्छे से रीड आउट करना है, वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि चैप्टर ओपन किया आपने, चैप्टर का कॉन्सेप्ट रीड करें। तो आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो पहले एनसीईआरटी से रीड किया है तो एनसीईआरटी से करें, किसी रेफरेंस बुक से अगर आपने रीड किया है तो रेफरेंस से करें, अगर आपको कहीं पर क्लास में कहीं पर नोट्स करवाए गए हैं वहाँ से करें, कहीं से भी जहाँ से आपने पहले उसको अंडरस्टैंड किया था कंसेप्ट को एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लें, और उसके एक अपने शॉर्ट नोट्स बना लें कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स में ए का इन्वर्स कैसे सोल्व करते हैं। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं कि ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो उसका फॉर्मूला उतारें, फॉर्मूला सभी को रीड कर कर एक साइड पर उतार कर रख लें कि मैंने ये सभी फॉर्मूलाज इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। देन आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट 80% तक आपको पेपर सेम स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी में से मिल जाती हैं। 75 to 80% रिमेनिंग का भी एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, बट स्टेटमेंट्स थोड़ी सी घुमा फिरा कर आ जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि रिवाइज़ करने हैं अपने कॉन्सेप्ट। वो हमारा एक्सरसाइज ओपन की, रिवाइज़ हो गया कॉन्सेप्ट। देन आपको क्या करना है, एक्सरसाइज कंप्लीट एंड ईच एग्जाम्पल कंप्लीट। एनसीईआरटी का एक अक्षर भी आपको नहीं छोड़ना है। तो इतने शॉर्ट टाइम में ये सब कुछ कैसे करेंगे, सो थोड़ा सा आपको वहाँ पर स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो अब ये स्मार्ट वर्क मीन्स क्या है, जैसे कि आपने कोई मैट्रिक्स की या फिर डिफरेंशियबिलिटी की या फिर किसी भी चैप्टर की आपने एक्सरसाइज ओपन की, आपने अपना कंसेप्ट वहाँ से क्लियर हो गया, रिवाइज हो गया काम। नाउ आपका उसमें फ़्लो बन चुका है, आपने एग्जांपल्स को रीड आउट किया, एग्जांपल्स हो गई, रीड आउट कर लिया, जो एग्जांपल डिफ़िकल्ट है उसको सोल्व आउट किया। देन ये काम अपना हो गया। जो डिफ़िकल्ट है उस पर आपको स्टार बना लेना है, या फिर राउंड कर कर रख लें कि रिवीजन के टाइम अगर कोई स्टेप उसका बोलता है या उसका स्टेप आपको याद करना है, वो अपने शॉर्ट नोट्स में आपको उतार लेना है कि ये स्टेप यहाँ से ऐसे होने वाला है।
ओके, अब एक्सरसाइज की बारी है। एक्सरसाइज को रीड करना स्टार्ट करें, सम्स को माइंड में सोल्व करना शुरू करें, या फिर आप रफली सोल्व कर सकते हैं। रफली का मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा अच्छे से उतारने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो मेन होता है पार्ट होता है सम का सोल्व करने वाला, लॉजिकल पार्ट होता है। जैसे इंटेग्रल में बेसिकली क्या होता है कि सम की स्टार्टिंग हो जाए अच्छे से, तो अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बनानी वहाँ से आ जाती है तो बस, मतलब आपको इतना अपने माइंड पर यकीन रखना होगा कि ये सम ऐसे ऐसे होगा तो ओके है, मुझे इसे सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सम डिफ़िकल्ट होते हैं उनको ज़रूर सोल्व करना है। ऐसे नहीं है कि आपको सभी सम ऐसे ही रीड कर कर छोड़ देने हैं। जो डिफ़िकल्ट हैं, जो थोड़े से ज़्यादा लेंथी होते हैं, जिसमें आपको पता है कि सोल्व करने वक्त यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, तो जनरली क्या है कि एक्सरसाइज के जो स्टार्टिंग के सम होते हैं, 10 सम ऐसे होते हैं कि हम माइंड में ही सोल्व आउट कर सकते हैं, या फिर रफली एक दो स्टेप्स में ही सोल्व किए जा सकते हैं। तो ऐसे सम्स को आपको ऐसे ही स्पीड से कर लेना है, या फिर साथ में जहाँ पर आपने पहले सोल्व किए थे नोटबुक को यूज़ करें, वहाँ से आप उनको रीड आउट कर सकते हैं। जो डिफ़िकल्ट आपको फील हो रहा है सम, उसको एक बार आपको दोबारा सोल्व कर कर देख लेना है। तो ऐसे आपको पूरी एनसीईआरटी को ही कवर करना है। तो एनसीईआरटी अगर आपकी पूरी कवर हो जाती है, देन आपके 100 आउट ऑफ 100, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अगर अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, देन आपके 100 आउट ऑफ 100 ज़रूर आएंगे। आप जब आप पिछले 4-5 पेपर्स को सोल्व करेंगे तो आपको खुद को इसके बारे में यकीन हो जाएगा कि पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है। और अगर आपको एनसीईआरटी अच्छी से आती है, देन आपको 100 आउट ऑफ 100 कोई भी नहीं रोक सकता। कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स का आपको ध्यान रखना है पेपर में। तो ये हो गया आपका सोल्व रफली एंड मेक यूर शॉर्ट नोट्स। वो भी मैंने आपको बता दिया क्या क्या उतारना है, कॉन्सेप्ट एक्सरसाइजेस का, चैप्टर का, एंड जो रिमेंबर करने वाली चीज़ है। जैसे आपको किसी भी इंटेग्रल के बहुत सारे ऐसे सम होते हैं, बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे फार्मूलाज होते हैं, वो आपको वहाँ पर राइट डाउन करने पड़ते हैं। और इंटेग्रल में मैं आपको स्पेशली ये बता रहा हूँ कि पिछले पेपर से या फिर किसी 10 ईयर बुक में से ज़रूर सम्स को सोल्व कर लेना। इंटेग्रल में कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जो पेपर में एक्स्ट्रा आ जाती हैं, बट एनसीईआरटी में ऐसी टाइप्स नहीं दी होती, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। बाकी चैप्टर्स आलमोस्ट आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही मिल जाएंगे, एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दोनों चैप्टर्स हैं, बाकी आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही पूरा पेपर मिल जाएगा ईजिली। तो एनसीईआरटी पर अपना 100% जोर लगाएं। साथ में पेपर्स आपको सोल्व करने हैं, 5 पेपर या फिर 4 पेपर एटलीस्ट हैं, 4 पेपर्स। ज़्यादा अगर आप करना चाहें तो आप खुद उनको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई आपके पास बुक है वहाँ से उनको ये कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको चैप्टर्स की मार्किंग स्कीम मिलने वाली है। तो जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वहाँ से जनरली हमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है। तो वहाँ से हमें जनरली 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट दोनों 13 मार्क्स के हैं, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी 7 की है, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल 6 का है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो है 10 नंबर की, एंड एलपीपी इज 6 मार्क्स की। रिलेशन फंक्शन फिर से 6 मार्क्स का है, एओडी फिर से 10 मार्क्स की है, इंटेग्रल 11 का है, वेक्टर 3D दोनों को जोड़कर 17 है। जनरली 8 और 9 में ये डिवाइड हो जाते हैं, बट ज़्यादा वेटेज हमारे पास 3D की ही रहती है, तो प्रोबेबिलिटी होती है 10 नंबर की। तो कौन से टॉपिक्स में से, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है? 6 का नहीं मिलेगा तो 4 का ज़रूर मिलेगा, उनमें से ज़रूर आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे पहले है मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में आपको कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं? जैसे कि फर्स्ट फाइंडिंग द प्रोडक्ट ए बी एंड हैंस सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये एक अलग सी टाइप होती है, आपको दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट सोल्व करने के लिए कहा जाता है, उनको यूज़ कर कर इक्वेशंस को सोल्व करना होता है। देन होती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में, एंड देन फाइंड द इक्वेशंस फ्रॉम गिवन कंडीशंस एंड देन सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड पर बेस्ड ही क्वेश्चन आपको 6 मार्क्स में जनरली मिलता है। रिलेशन फंक्शन में बाइजेक्टिव फंक्शन पर आ सकता है, 1-1-on-2 प्रूफ करना, इन्वर्स ऑफ फंक्शन सोल्व करना, इक्विवेलेंस रिलेशन पर, बाइनरी ऑपरेशंस पर। तो ये 4 हॉट टॉपिक्स हैं इसके। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ सकता है प्रॉब्लम ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस पर, प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज़ मिनिमम, ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। लीस्ट कॉस्ट व्हेन वॉल्यूम और सरफेस एरिया इज़ गिवन, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास। ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब करना, जैसे कि एक फिगर को दूसरी में इंस्क्राइब किया होता है, वो भी उसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनती।
तो वहाँ से आपको मिल सकता है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, वो मिल सकते हैं। एंड फाइंडिंग द सेमी वर्टिकल एंगल वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सभी आपको एनसीईआरटी में टोटली ही मिल जाएंगी, सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं। एनसीईआरटी में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पूरा चैप्टर ही वैसे तो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन उन सभी में से बन जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल है, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल में से आपको 6 मार्क्स का बन सकता है। ए है 3D में से बन सकता है। तो ए है 3D में इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, ए है पॉइंट एंड पैरेलल टू टू प्लेन्स, एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड द प्लेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज़ वेरी इजी टॉपिक। फुट ऑफ ए परपेंडिकुलर पर भी बहुत बार क्वेश्चन बनता है। प्रोबेबिलिटी में मीन वेरिएंस वाला जो टॉपिक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला बेस थ्योरम है। प्रॉब्लम्स लाइक हु गेट्स फर्स्ट 6 विल बी विनर, किसको पहले विन करना है, जो कि एक डाइस रोल कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में एलपीपी है, एलपीपी में आपको सेम प्रॉब्लम्स सभी मिलती हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, वहाँ पर आपको फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें से 6 मार्क्स का बन सकता है। तो इंटीग्रल में भी कुछ इंटीग्रल्स आ जाते हैं 6 मार्क्स में, जैसे कि ये इंटीग्रल्स आपको 6 मार्क्स में ऑलरेडी आए हुए हैं, इनको जरूर सोल्व आउट कर देख लें, दिस वन एंड दिस वन, और बाद में ये एक इंटीग्रल है एंड दिस वन। सो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि किन किन चैप्टर्स में से आपको मिलने वाला है 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो रिलेशन फंक्शन, एओडी, इंटीग्रल, एंड देन देयर इज़ 3D एंड प्रोबेबिलिटी, एंड यहाँ पर आएंगे तो एलपीपी से मिल सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एंड एक बचा हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो इन सभी में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को ही पेपर में सोल्व आउट करना है, बाद में 4 में आए, बाद में 2, बाद में 1। तो पेपर को आपको बैक साइड से स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो आई होप कि इसके साथ आपकी बहुत ही हेल्प हो गई होगी, और अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें अच्छे से, इसको ध्यान से आज से ही शुरू हो जाएं। और हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं मैथ्स एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन के लिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियोस का। थैंक यू।